Welcome student. We will continue our moot court session. कल हम लोगों ने आपको सिविल प्रोसीजर के बारे में हमने आपको बताया था और कल वहीं फिर से शुरू करते हैं। आपने देखा था जैसे कि अगर किसी को सूट फाइल करना है, किसी का राइट इन्फ्रिंज होता है, तो हमने आपको बताया था कि सूट फाइल करते समय हम किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम ऑर्डर 1 में पार्टीज किसको बनाएंगे, इसके बारे में हम ध्यान करेंगे। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का ऑर्डर 1 के सारे रूल्स हम ध्यान रखेंगे। फिर सूट को कैसे फ्रेम किया जाता है, इसके संबंध में हम प्रोविजन ऑर्डर 2 में हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर हम रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर्स ऑर्डर 3 में इसके सारे प्रोविजंस हैं। ऑर्डर 4 रेड विथ सेक्शन 26, उससे हम सूट को इंस्टीट्यूशन करते हैं, यानी कि वाद को संस्थापित करते हैं। कोई मुकदमा कायम किया जाता है, दाखिल किया जाता है, सिविल वाद कैसे दाखिल किया जाता है। फिर हमने आपको बताया था ऑर्डर 5 में, फिर हमने आपको बताया था कि समन्स कैसे इशू किया जाएगा। समन्स के बारे में प्रोविजन है। रिटर्न डिफेंडेंट को किस तरीके से समन भेजा जाएगा, इसके संबंध में प्रोविजन डिटेल में दिया है। और ऑर्डर 6 में प्लीडिंग्स जनरली का रूल है। जो प्लीडिंग्स जनरली की हम बात करते हैं, मीन्स कि प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों के संबंध में जो रूल्स है, उसके लिए सारा डिटेल प्रोविजन दिया हुआ है, प्लेंट्स और रिटर्न स्टेटमेंट। ऑर्डर 6 के रूल 1 में है, प्लीडिंग को डिफाइन किया गया है। प्लीडिंग मीन्स प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। प्लेंट मीन्स वाद पत्र, रिटर्न स्टेटमेंट जो प्रतिवाद पत्र जो प्रतिवादी दाखिल करता है, उसका जवाब देता है। उसके बाद फिर ऑर्डर 6 के रूल 2 में बेसिक रूल्स ऑफ प्लीडिंग है। रूल्स ऑफ प्लीडिंग वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा प्रोविजन है। ऑर्डर 6 रूल 2, ऑर्डर 6 रूल 2 में जो प्रोविजन है, प्लीडिंग शैल स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड मटेरियल फैक्ट्स ओनली ऑन विच पार्टी प्लीडिंग रिलाइज ऑन। सवाल होता है कि मटेरियल फैक्ट्स है क्या? मटेरियल फैक्ट्स एंड मटेरियल फैक्ट्स ऑन विच पार्टी प्लीडिंग रिलाइज ऑन। कहने का तात्पर्य यह है कि प्लीडिंग में हम सिर्फ उन फैक्ट्स को बताएंगे, उन तथ्यों को बताएंगे। अब प्लीडिंग कहाँ बताएंगे? प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट में उन तथ्यों को बताएंगे जो कि हमारे ज्ञान के आधार पर हमने स्वयं अपने आंखों से देखा है, उसके बारे में हमें जानकारी है। जो मटेरियल फैक्ट्स है, यानी कि जो हम अपनी बात कह रहे हैं वो तथ्यों पे आधारित है। मटेरियल फैक्ट्स का मतलब ये नहीं कि हम काल्पनिक रूप से कुछ भी तथ्य उसमें शामिल कर लें। और कल हमने आपको बताया था कि कोई भी प्लीडिंग है जब हम करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि प्लेंट हमने एक ड्राफ्ट किया, सारे फैक्ट्स हमने इसको बताया, फैक्ट्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद फिर हम वेरिफिकेशन करते हैं। इसका ये सारा प्रोविजन जो है ऑर्डर 6 में डिटेल रूप में दिया हुआ है। ऑर्डर 6 में जो ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8, ये तीनों मिलाकर के कंप्लीट एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमको मिलता है। ऑर्डर 6 में प्लीडिंग्स जनरली, यानी प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों के संबंध में प्रोविजन आपको मिलेगा। ऑर्डर 7 में सिर्फ प्लेंट्स के लिए सारी आपको प्रोविजन मिलेगा। ऑर्डर 8 में रिटर्न स्टेटमेंट के संबंध में डिटेल प्रोविजन मिलेगा। तो प्लीडिंग का जो बेसिक रूल है ऑर्डर 6 रूल 2, ये हम आपको जो समझा रहे हैं, ये ऑर्डर 6 रूल 2 है क्या? ऑर्डर 6 रूल 2 ये कहता है कि जब कभी कोई प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट में कोई भी फैक्ट्स आप बताते हैं, सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को आपको बताना है जो मटेरियल फैक्ट्स है। ऑन विच पार्टी प्लीडिंग रिलाइज ऑन, जिसमें कि वादी या प्रतिवादी उसको रिलाई करता है, उसको मानता है कि ये सत्य पे आधारित है, सही है। इसीलिए हम
प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में ऑर्डर 7 में जब प्लेंट का प्रोविजन पड़ता है तो इसमें वेरिफिकेशन करना पड़ता है ऑर्डर 7 के रूल 14 में और हमारा मैंने रूल 15 में और इसी प्रकार से ऑर्डर 8 में भी प्रोविजन है। तो ये सब सारे हमारे प्रोविजन इसलिए दिए गए हैं कि हम उसको वेरीफाई कर सके, साइन करें, ये सारे रूल्स हैं। मेन टू से कि हमें प्लीडिंग में मटेरियल फैक्ट्स ही बताना है, एविडेंस नहीं बताना है, लॉ नहीं बताना है। सवाल ये होता है कि जब आप एविडेंस, आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि साहब एविडेंस नहीं बताना है। अब एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं पहले यहां पे समझना होगा। ओरल डॉक्यूमेंट्री। ओरल एविडेंस का मतलब क्या होता है? ओरल एविडेंस के बारे में जो प्रोविजन है हमारा वो सेक्शन जो 59 और 60 एविडेंस एक्ट 1872। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में जो प्रोविजन है वो 61 से लेकर के और पूरा 100 तक ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में प्रोविजन। एविडेंस एक्ट 1872, एविडेंस एक्ट 1872 कि ये सारे ये हम आपको प्रोविजन बता रहे हैं कि एविडेंस एक्ट 1872 में ओरल एविडेंस जहां तक बात आती है वो ओरल एविडेंस 59 और 60 में 60 में कहा गया है ओरल एविडेंस शैल बी डायरेक्ट। मीन्स व्हाट? अगर कोई व्यक्ति यानी कि ये विटनेस ओरल एविडेंस डायरेक्ट यानी कि जो व्यक्ति गवाह बनता है न्यायालय में वह स्वयं उस तथ्य के बारे में जो अपने संज्ञान से अपने ज्ञानेंद्रियों से जिस तथ्य का एक प्रकार से ग्राह्य किया है। दैट मीन्स जैसे कल हमने आपको बताया था फैक्ट मीन्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग विच कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन। आई से समथिंग इज अ फैक्ट, आई सी समथिंग इज अ फैक्ट, आई हियर समथिंग इज अ फैक्ट। तो ओरल एविडेंस जो सेक्शन 60 में जो कहा जा रहा है कि आपका ये डायरेक्ट ओरल एविडेंस शैल बी डायरेक्ट मीन्स जिस व्यक्ति ने वह बात कही है वही व्यक्ति कोर्ट में गवाही करेगा। जिस व्यक्ति ने अपने कानों से सुना है वही व्यक्ति अपने कोर्ट में गवाही करेगा। जिस व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखा है वही व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अपने ओपिनियन फॉर्म किया है वही व्यक्ति। कहने का मतलब हो गया कि गवाही जो देगा विटनेस के रूप में जो कोर्ट में जब ट्रायल प्रोसीडिंग में प्रोड्यूस किया जाएगा वो वही व्यक्ति देगा जो डायरेक्ट। उसके बाद बाकी सारा जो प्रोविजन है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात की जाती है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये जो हम ये एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में 61 से 100 के बारे में बताया गया है। 61 में कहा गया है कि ओरल एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो प्रकार के होते हैं, जो हमारा प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। 62 में हमारा प्राइमरी एविडेंस को डिफाइन किया गया, फिर सेकेंडरी एविडेंस को। उसके बाद 64 में कहा जा रहा है कि बेस्ट एविडेंस रूल ये है कि हमेशा प्राइमरी एविडेंस होना चाहिए जो ओरिजिनल हो। ये सारी एविडेंस एक्ट में ये सारी बातें हैं। अभी हम आपको इस मूट कोर्ट के लेक्चर के दौरान एविडेंस के बारे में बात करेंगे। हमारा जो मुख्य रूप से जो समझाना है आपको बताना है कि अगर प्लीडिंग में प्लीडिंग के दौरान जब प्लेंट आ गया, रिटन स्टेटमेंट है, तो ऑर्डर 6 रूल 2 ये कहता है कि प्लीडिंग में आप सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स बताना है। इसका मतलब साफ है कि जैसे हम कहीं पे एप्लीकेशन देते हैं, एलएलबी में आपने एडमिशन लिया तो क्या किया, कॉलेज का जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिलअप कर दिया। उसके बाद फिर आपने अटैचमेंट के रूप में सारा हाई स्कूल से लेकर के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन था सारा डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया और उसमें चार्ट में आपने इसको मेंशन कर दिया। यहां पर प्लेंट में ये कहता है कि प्लीडिंग शैल स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड मटेरियल फैक्ट्स ओनली ऑन विच पार्टी प्लीडिंग रिलाइज ऑन, नो एविडेंस नो लॉ, क्योंकि लॉ का कॉग्निजेंस कोर्ट स्वयं लेगी। आप
आर्गुमेंट करेंगे, प्लीडिंग करेंगे, लॉ के बारे में बताएंगे, सब कुछ ठीक है। प्लीडिंग में हमें मुख्य बिंदु को बताना है, क्योंकि प्लीडिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है the main objective of pleading is to narrow down the differences between these two parties regarding disputed facts. कोर्ट डिस्प्यूटेड फैक्ट पे पहुंचना चाहती है, इसीलिए इसके बाद का जो हमारा स्टेज होता है इशू फ्रेमिंग होता है, इशूज की बात आती है। कोर्ट न्यायालय ये देखना चाहती है कि इन दोनों पक्षकारों के बीच में विवादित बिंदु क्या है, इसीलिए प्लीडिंग में आपको मटेरियल फैक्ट्स ही बताना है। उसके बाद इश्यूज के बारे में जब हम बात करेंगे तो इश्यूज में हमको ऑर्डर 10 और ऑर्डर 14 के बारे में ध्यान। ऑर्डर 10 में जो बेसिक प्रोविजन क्या है कि ऑर्डर 10 रूल 1, ऑर्डर 10 रूल 1, वो हम इसमें प्रोविजन दिया हुआ है, विथ व्यू टू इलुसिडेटिंग द मैटर इन कंट्रोवर्सी द कोर्ट विल एग्जामिन द पार्टीज। ये देखना चाहती है कि विवादास्पद बिंदु दोनों के बीच में है क्या, और उसके आधार पर, और उसके बाद फिर हमारा ऑर्डर 14 में इश्यूज के बारे में डिटेल प्रोविजन दिया गया है। तो उसमें इशू फ्रेमिंग होगा। ये सारा जो हम आपको सिर्फ एक इस तरीके से सिस्टमैटिकली, अभी इस दिन पहले दिन हम आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग बताए थे, कल हमने आपको सिविल प्रोसीडिंग के बारे में, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, क्योंकि हमारा अभी कई क्लासेस चलेंगी, उसमें हम आपको फिर सिस्टमैटिकली एक बार फिर से करेंगे। अभी हमारा पर्पज है कि जो हम जब कोर्ट में जाए और सिविल और क्रिमिनल का केस करें तो हमसे अपेक्षा की जाएगी कि सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग हमें पूरी तरीके से पता रहे, और इसके बारे में तभी हमें वहां पर समझ में आएगा और उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम कर पाएंगे। तो इसके बारे में इसीलिए बेसिक्स हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सिविल प्रोसीडिंग में जब इश्यूज ट्रेनिंग होगा तो इश्यूज में जो ये प्रोविजन कहाँ है वो उसके बारे में हमने आपको बताया। इश्यूज जो है किसी भी मामले में कई इश्यू सकते हैं, इश्यू नंबर 1, 2, 3, 4, कई इश्यूज होंगे। इश्यूज एक्चुअली है क्या, उसके संबंध में हमने आपको बताया था कि एनी फैक्ट आइदर इटसेल्फ, जैसे फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 1। अब ये क्या होता है, अभी मैं रिटन स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ये जो हमारा पॉइंट नंबर फैक्ट नंबर 1 है, उसी के करस्पॉन्डिंग ये जवाब रिटन स्टेटमेंट में देंगे। इसी पॉइंट नंबर 2, इसके करस्पॉन्डिंग ये जवाब रिटन स्टेटमेंट में ये WS, ये प्लेंट है, और इसमें ये देंगे। तो देखेंगे जैसे इन्होंने कहा, प्लेंटिफ ने कहा कि डिफेंडेंट ने 50,000 रुपए हमसे लिया था फला तारीख को और अभी दिया नहीं। डिफेंडेंट इस जवाब में इसके कहेगा कि साहब हमने कभी इसको नहीं लिया था, डिनाई करेगा। अब ये मुद्दा विवादित बिंदु पे आ जाएगा, डिस्प्यूटेड पॉइंट में पहला पॉइंट आ जाएगा। फिर इसके बाद इस तरीके से, तो एनी फैक्ट आइदर इटसेल्फ, पॉइंट नंबर 1, और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स। फैक्ट्स इन इशू की बात कर रहा हूं मैं, ये एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में दिया गया है, फैक्ट्स इन इशू। तो फैक्ट्स इन इशू में एनी फैक्ट आइदर, ये सेक्शन 3 एविडेंस एक्ट, उसमें लिखा हुआ है एनी फैक्ट्स आइदर इटसेल्फ or in connection with other facts provides the existence, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, existence, non existence, nature और extent, ये 4 बात कही गई है। existence और non existence, ये एक पॉइंट हो गया, या तो एग्जिस्ट करेगी, या तो वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका नेचर क्या है, फिर उसका एक्सटेंट क्या है, उसकी क्वांटम क्या होगा, उसको माने इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो एक्सटेंट की बात करेगा, मात्रा कितनी होगी, ऑफ व्हाट, इसमें
any fact either itself or in connection with other facts provides the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability, disability, which necessarily follows in any suit or proceedings. अब इसमें सूट और प्रोसीडिंग्स दोनों दिया है, सूट और प्रोसीडिंग्स। अब यहां पर आपको मैं बता दूं कि सूट तो हम लोग देख रहे हैं, प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होगा? ये प्रोसीडिंग का मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, या कोई भी प्रोसीडिंग हो सकता है, एनी काइंड ऑफ प्रोसीडिंग, जिससे कि सेक्शन 3 की जो एप्लीकेबिलिटी है, इट इज एप्लीकेबल, जो हमारा एविडेंस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी है, जहां तक ये हम फैक्शन इशू की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ सिविल ही में एप्लीकेबल नहीं है, क्रिमिनल या किसी भी प्रकार की प्रोसीडिंग है, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो कोर्ट की जो भी नॉर्मल प्रोसीडिंग होगी, हम यहाँ पे सूट की बात कर रहे हैं सिविल प्रोसीडिंग में, तो इश्यूज फ्रेम हम करने की बात कर रहे हैं, तो कोर्ट इश्यू फ्रेम करेगी तो डेफिनेटली ऑर्डर 10 के रूल्स या ऑर्डर 14 के रूल्स से ही वो सारा काम करेगी, लेकिन वो एविडेंस एक्ट का जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट्स ऑल अप्लाई। यानी सिविल प्रोसीजर कोड एविडेंस एक्ट, सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एविडेंस एक्ट, ये आपको प्रोसीजर में हमेशा चलाते रहना पड़ेगा, पढ़ते रहना पड़ेगा। और जिन लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है, आज मैं फिर आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं, अभी आप लेक्चर अभी देखेंगे तो सीपीसी और एविडेंस का बेल एक्ट सामने खोल लीजिएगा। जो ऑर्डर आपको बताया जा रहा है उस ऑर्डर को खोलिए, उस रूल को पढ़िए, उसको समझिए। ये तो हमारे पास, ये तो पूरा का पूरा सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और ये सब तो महाकाव्य है, महारामायण है। इसमें तो आप पढ़ते पढ़ते का समय अंत हो सकता है, लेकिन हमें संक्षेप में आपको एक सरल तरीके से समझाने का हमारा प्रयास है कि आप जब ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और पूछेंगे भैया डीएवी से तुम लोग आए हो, क्या क्या पढ़ के आए हो सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस में, तो क्या बताओगे? और फिर उसके बाद एक सेमेस्टर बाद आप काली कोट पहन करके वहां रजिस्ट्रेशन करोगे, अपने क्लाइंट्स को आप न्याय दिलाओगे। एक सवाल उठेगा ना कि क्या आपने अपने प्रति न्याय किया है, जो इसको हम न्याय दिलाने की बात करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इसको नहीं, इसीलिए आप इसको गंभीरता से लीजिए, मात्र ये मत समझ लीजिए कि चलो 100 नंबर का प्रैक्टिकल है, मिल जाएगा, मार्क्स देखा जाएगा। अगर आप वास्तव में गंभीरता से लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको गंभीरता से लीजिए, पढ़िए। तो आज आपको यही करना है कि जब आप लेक्चर देखेंगे इसको, तो ये सारे बेल एक्ट सब खोलेंगे साथ में। तो जब इश्यूज फ्रेम हो जाएंगे तो इश्यूज में जो मुख्य हमें जो बात ध्यान रखनी है वो इश्यूज ये है कि ये इश्यू नंबर 1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। एग्जिस्ट करेगा या तो नॉन एग्जिस्टेंस, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका नेचर या एक्सटेंट क्या है। इश्यू नंबर 2, अब इन्हीं इश्यूज पर अब इश्यू फ्रेम होने के बाद इश्यू फ्रेमिंग हमेशा कोर्ट करती है। इश्यू फ्रेम होने के बाद फिर ट्रायल प्रोसीडिंग होगा और ट्रायल के दौरान एविडेंस दिया जाएगा। एविडेंस हमने आपको बता दिया, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमेशा दिया जाता है। तो ओरल एविडेंस जब दिया जाएगा तो विटनेस को बुलाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर देना है तो फिर हमें मतलब डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे। ओरल एविडेंस के बारे में हमने आपको बता दिया जो डिटेल है। अच्छा, अब इसमें एविडेंस में एक ही और ध्यान दीजिए कि ट्रायल के दौरान कौन सा फैक्ट रेलेवेंट है, कौन सा नहीं रेलेवेंट है। फिर रेलेवेंसी डिसाइड हो जाएगी तो एडमिसिबिलिटी की बात आएगी। ये क्या चीज है? एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 में यह कहा जा रहा है कि किसी भी ट्रायल प्रोसीडिंग में हम उन्हीं फैक्ट्स को देंगे जो किसी फैक्ट्स इन इशू जो हमने आपको ये बताया इससे रिलेटेड होना चाहिए।
यानी रेलेवेंट होना चाहिए। या सेक्शन 6 से लेके 55 में जो बताए गए फैक्ट्स रेलेवेंट हैं, बस उन्हीं को हम यहां रेलेवेंट करेंगे, उन्हीं फैक्ट्स को हम यहां पे बताएंगे। 6 से 55 में हमारा 6 से लेकर के और आपका जो पूरा 16 तक, 6 से 16 तक बेसिक है, 6 से 16 तक बेसिक प्रोविजन है। और उसमें जो है फैक्ट्स के बारे में कुछ ओरिजिनल फैक्ट्स की रेलेवेंसी की बात की गई है। फिर 17 से लेकर के और हमारा 30 तक एडमिशंस के बारे में ये बताया गया है। उसमें बीच में कन्फेशंस भी है, क्योंकि कन्फेशन कोई 24 से लेकर 30 तक कन्फेशंस है। कन्फेशन इज वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ एडमिशन। फिर उसके बाद आपको फिर प्रोविजन इसी प्रकार से सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कब स्टेटमेंट हमारे रेलेवेंट होंगे, फिर इसके बाद एक्सपर्ट की ओपिनियन कब रेलेवेंट होगी, फिर इसके बाद करेक्ट जजमेंट कब रेलेवेंट होगा, करेक्टर कब रेलेवेंट होंगे। ये सब प्रोविजन हमारा 6 से 55 के बीच में ये सारी बातें कही गई है, सारा प्रोविजन दिया गया है। इसको हमें पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये सब हम लोग पढ़ाई करेंगे, देखेंगे जितना संभव हो सकेगा। जब तक ये लॉकडाउन पीरियड है, हमें क्लास चलाना ही है, तो डेली हम क्लास चलाएंगे, डेली आपको इस तरीके से वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे। आप पढ़िए, एंजॉय करिए और इसमें ज्ञानार्जन करिए। एक मन लगा करके डेली आपको इंतजार रहना चाहिए कि आज की वीडियो में हमारा क्या सीखना है, क्या पढ़ना है। इस तरीके से आपको एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करिए। अब तो आखिरी सेमेस्टर है, अब तो जो पास सेमेस्टर आपने पढ़ना था, कैसे पढ़ा वो आपकी अंतरात्मा जानती है। हाँ, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे क्लास में जो स्टूडेंट रेगुलर आते थे, बट यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट कभी आए ही नहीं है, ऐसे भी मिलेंगे। उनके लिए ये सारी परेशानी का जड़ है, उनके लिए ये सारी बातें की। जो रेगुलर स्टूडेंट है, बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, सब पढ़े हुए हैं, सब जानते हैं, उनका रिवीजन हो रहा है। आपके लिए सीखना है, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे या आपने पढ़ा भी होगा तो उतना ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, इसमें सीख लीजिए, अंतिम अवसर आपके पास है। तो एविडेंस, ओरल और डॉक्यूमेंट्री है। उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में 61 से 100 के बीच में वो सारे प्रोविजन है, वो सब हमारा एप्लीकेबिलिटी होती है। रेलेवेंसी होनी चाहिए, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी रेलेवेंसी होनी बहुत जरूरी है। रेलेवेंस होगी तो एडमिसिबिलिटी है कि नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। ये तमाम प्रोविजन है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब ये ट्रायल प्रोसीडिंग हो जाएगा तो हर इश्यूज पे कोर्ट अपना फाइंडिंग्स देगी। इसका पार्ट मैं यहां पे बता रहा हूं, हर इश्यूज पे कोर्ट अपना फाइंडिंग्स देगी। फाइंडिंग्स क्या होता है कि न्यायालय ये बताएगी कि जो हमने ट्रायल चलाया, जो विवादित बिंदु था, उन विवादित बिंदु पर ट्रायल के दौरान जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जो एविडेंस प्रस्तुत किए गए, उस एविडेंस के आधार पर इसके एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को हमारा क्या परिणाम निकला, फाइंडिंग्स क्या रही, क्या ये इश्यू नंबर 1 एग्जिस्ट करता है, क्या इश्यू नंबर 2 एग्जिस्ट करता है। मैंने अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो नॉन एग्जिस्टिंग, वो खत्म हो गया। इश्यू नंबर 2, ये सारे इश्यूज की फाइंडिंग्स आएगी और सारे फाइंडिंग्स को कंपाइल करके, सब फाइंडिंग्स पे 1, 2, 3, 4 ये सारे फाइंडिंग्स को कंपाइल करके फिर यहां पे जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा। सारे इश्यूज को कंबाइन करके फिर यहां जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा और जजमेंट के बाद फिर जो है फिर डिक्री आती है। जजमेंट, जो विवादित बिंदु था, उस विवादित बिंदु के आधार पर कोर्ट ने जो इशू फ्रेम किया, इशू के में जो ट्रायल चलाया, ट्रायल पे जो फाइंडिंग्स आई, फाइंडिंग्स को सारा कंपाइल करके जजमेंट प्रोनाउंस किया। और जजमेंट, लेकिन जिस व्यक्ति ने सूट फाइल किया था उसको क्या मिलेगा? उसने तो फाइल किया था कि साहब हमारे मकान, कल हमने आपको बताया था कि यहाँ पर बी के एक मकान को ए ने कब्जा कर लिया तो बी सूट फाइल कर रहा। अब उसने इसी प्लीडिंग में अपने प्लेंट में लिखा होगा कि साहब इसको ए को डिस्पोजेस करके हमें यहाँ पर कब्जा दिलवाया जाए, तो डिक्री में आदेश दिया जाएगा। डिक्री है क्या? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। सेक्शन 2
सब क्लॉज 2 CPC सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 2(2) में डिक्री को डिफाइन किया गया है, और इसके अलावा ऑर्डर 20 में जजमेंट और डिक्री दोनों का प्रोविजन दिया गया है। जो सेक्शन 2(2) CPC में जो डिफाइन किया गया डिक्री को, उसमें लिखा हुआ है डिक्री मीन्स एनी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब क्या हुआ? जो ये सारा का सारा application of mind of court in any issue, this is called adjudication. Adjudication is application of mind of court on the basis of evidence and law. तो ये जो डिक्री है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन रिगार्डिंग राइट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज बिटवीन पार्टीज। अब डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, और डिक्री का फिर बाद में एग्जीक्यूशन भी होगा और इसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा। तो आज हम आपको बता रहे हैं, कल फिर हम इसके आगे इसी तरीके से कंटिन्यूटी में हम क्रम में चलेंगे। धन्यवाद।